हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। देखिए, सिविल सर्विसेज आईएएस एग्ज़ाम हो या स्टेट पीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हो, इसके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। 2 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, ये तीसरा टेस्ट डिस्कस करेंगे हम आज। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि हिंदी में करवा रहे हैं, इंग्लिश में भी करवाएंगे, लेकिन अवेलेबल दोनों में है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट सीरीज़ के साथ आपको जो स्टडी मटेरियल है वो भी मिल जाएगा, उसका कोई चार्ज नहीं है, टेस्ट सीरीज़ के साथ ही है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर ये टेस्ट मिलते रहेंगे। लेट्स बिगिन। हाल ही में सुर्खियों में रहे सुजलम 2.0 अभियान का क्या उद्देश्य है? देखिए, ये जो सुजलम 2.0 इसकी शुरुआत की है अभी। इसमें क्या है कि जो रूरल एरियाज है, ग्रामीण एरियाज, उनमें से जो घरों में से गंदा पानी निकलता है उसको रिसाइकल करने के बाद उसके जो यूज़ करने पे फोकस किया जा रहा है कि उसको रिसाइकल करके वापस यूज़ किया जाए। और ये कब लॉन्च किया है? जो सुजलम ये अभियान है, ये लॉन्च किया था 22 मार्च को। 22 मार्च को लॉन्च किया है। 22 मार्च को क्या आता है? 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस 22 मार्च को आता है। उस दिन ये लॉन्च किया था अभी। ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और देखिए, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, रूरल एरियाज में है, इसीलिए ये शुरू किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है सी, ग्रामीण क्षेत्रों में घरों से निकले गंदे पानी को रिसाइकल करके और उसका सदुपयोग करना। आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के जरिए हुआ था? जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है उसका गठन किया था 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। इसका जो स्थापना है, राष्ट्रीय जो अनुसूचित जनजाति आयोग है, इसकी स्थापना कहाँ पे मेंशन है? ये आर्टिकल 338 इसमें संशोधन करके और ये अधिनियम गया था 2003 में। और बाद में क्या किया है कि 2003 में ये लाया था राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। बाद में इसको 2 अलग अलग आयोग में डिवाइड कर दिया, एक अनुसूचित जाति आयोग और एक अनुसूचित जनजाति आयोग, SC और ST। देखिए, जो चीज़ चर्चा में है, ट्रेंड में है, उसी से रिलेटेड आपको स्टैटिक और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और सिविल सर्विसेज हो या स्टेट पीएससी एग्जाम हो, उसमें जो पेपर आता है उसका यही होता है। उसके पेपर इसी बेस पे सेट किया जाता है कि जो पिछले 2 साल में चर्चा में रहे हैं उनसे ही पूछा जाता है, चाहे वो NCERT का क्वेश्चन हो। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करती है? देखिए, वैसे तो ये जो अभी इंडेक्स वगैरह जारी करते हैं, इनकी इतनी क्रेडिबिलिटी रही नहीं है। और उसकी वजह है कि इन्होंने अभी जो एक इंडेक्स आया है, हंगर इंडेक्स, उसमें श्रीलंका है जो इंडिया से 36 पोजीशन ऊपर है। जबकि आप देख रहे हैं श्रीलंका की क्या पोजीशन है। और ये मैं कोई बहुत ज़्यादा पहले की बात नहीं कर रहा, अभी 2 महीने पहले आया है ये इंडेक्स है, जो जब श्रीलंका में बहुत ज़्यादा महंगाई थी। तो इनकी इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, कुछ है कुछ नहीं भी है। लेकिन इन सब पे ज़्यादातर क्या है, यूरोपियन यूनियन और USA का रहता है कंट्रोल। कोई NGO वगैरह या कोई न्यूट्रल जारी करता है वो तो ठीक रहता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो आपको पढ़ना है। ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करती है वो विश्व आर्थिक मंच, ये क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये ग्लोबल जेंडर गैप इशू करता है। ये राष्ट्रीय जलमार्ग का क्वेश्चन है। देखिए, पहले इतने नहीं थे, अभी जो गवर्नमेंट है उसने इस पे बनाए हैं, ये काफ़ी बनाए हैं।
इनके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा, यहाँ जितना पॉसिबल होगा करवाएंगे, अदरवाइज आप भी इनको देखिएगा। नेशनल वाटरवे फर्स्ट है नदी प्रणाली गंगा भागीरथी हुगली, नेशनल वाटरवे सेकंड ब्रह्मपुत्र, थर्ड कृष्णा गोदावरी और ये फोर्थ। तो इसमें से कौन सा सही मैच कर रहा है ये हमें देखना है। जो सही मैच कर रहा है वो है नेशनल वाटरवे फर्स्ट, ये गंगा भागीरथी हुगली, और जो नेशनल वाटरवे सेकंड है ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। निम्नलिखित कथनों पे विचार करें और सही स्टेटमेंट कौन सा है वो चूज करना है इनमें से। स्वरोजगार योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आती है। देखिए ये जो योजना है स्वरोजगार योजना, ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन नहीं आती है, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता इसके अंतर्गत आती है। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। यह योजना पहचान किए गए महिला ढोने वालों को 4 लाख रुपए की एक मुश्त नगद सहायता प्रदान करती है। देखिए ये 4 लाख नहीं है, ये 40,000 रुपये देते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। या आजीविका के लिए उनको 40,000 रुपये दिए जाते हैं, कौशल विकास प्रशिक्षण स्वरोजगार इनके लिए दिया जाता है, एक पूंजीगत जो सब्सिडी है वो दी जाती है। कोचरब आश्रम जिसका संबंध महात्मा गांधी से था किस स्थान पे है? देखिए अभी ये जो दांडी मार्च है, दांडी मार्च की वर्षगांठ थी अभी मार्च में, तो उसके मौके पे ये यहाँ से यात्रा निकाली थी जिसको है जो होम मिनिस्टर ने शुरू किया था, इसलिए चर्चा में है। और वैसे भी महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो किसी भी नेशनल मूवमेंट से हो या फिर उनके जो सोशल वर्क है उनसे रिलेटेड हो। ये है जो कोचरब आश्रम है, इसका संबंध अहमदाबाद से है, बी अहमदाबाद। यहाँ पे जो गांधी जी ने एक्चुअली दांडी यात्रा के टाइम पे गांधी जी ने यहाँ से जो अपनी बातें रखी थी उनको अब है जो देश के तमाम जगहों में, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात, बिहार, सब जगह हर व्यक्ति तक पहुँचाई जाएगी। छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, ये एक साइकिल यात्रा निकाली है इन्होंने, जो छोटी छोटी सभा करके और गांधी जी ने जो यहाँ पे कहा उसको लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। हाल ही सुर्खियों में रही रोजा बोन हेयर किस फील्ड से रिलेटेड है, किस फील्ड से संबंधित है ये? देखिए अभी रिसेंटली गूगल ने क्या किया था कि ये जो फ्रांसीसी पेंटर है रोजा बोन हेयर, इसका 200वां जन्मदिन था, इसके लिए एक डूडल बनाया था गूगल ने। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी स्टेट पीएससी में पूछे जाते हैं, तो जो गूगल जब चलाओ तो देख लिया करो, वो डूडल बनाते रहते हैं और उसके बारे में ज़रूर पढ़ा करो कि इसने क्या किया था, ऐसा किस फील्ड से रिलेटेड है जो गूगल ने इसका डूडल बनाया है। हाल ही में देश के किस संस्थान ने प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया है? देखिए प्रोजेक्ट उड़ान है, इसको लॉन्च किया है आईआईटी बॉम्बे ने। आजकल आईआईटी बॉम्बे काफ़ी चर्चा में है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग CAFAMD इसको लॉन्च किया है? देखिए भारत ने अभी यूनाइटेड स्टेट USA के साथ मिलके और ये लॉन्च किया है क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग। 20 का करेक्ट आंसर आएगा। इंडिया तो वैसे भी कह चुका है पेरिस और नो पेरिस क्लाइमेट के लिए काम करेंगे।
हाल ही में भारत के किस पोर्ट पर मोबाइल एक्सरे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम को स्थापित किया गया है? देखिए, इसकी मदद से क्या होगा कि जो कंटेनर्स हैं उनका फिजिकल टेस्टिंग में जो टाइम लगता है वो टाइम कम हो जाएगा। अभी क्या होता है, फिजिकल टेस्टिंग होती है इन कंटेनर्स की तो उसमें बहुत टाइम लगता है, और जिससे जो बिजनेस करते हैं, जो मर्चेंट्स हैं, उनका कई बार डिले हो जाता है। जो शिपमेंट होता है उनका वो डिले हो जाता है, जो कंसाइनमेंट वगैरह जाते हैं, इसलिए वो टाइम कम हो और ईज ऑफ डूइंग को भी इससे बढ़ावा मिले, इसको देख के और ये शुरू किया गया है कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम। ये शुरुआत की है जो एडमिनिस्ट्रेशन है पारादीप पोर्ट ट्रस्ट का, उसने शुरुआत की है। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उड़ीसा में, वहाँ शुरू किया गया है इसको। जीएसटी परिषद के संबंध में कौन सा सही है इनमें से? नहीं, गलत कौन सा है? क्वेश्चन पूछ रहा है असत्य कौन सा है। तो देखते हैं इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। यह एक संवैधानिक निकाय है, ये सही है, ये संवैधानिक निकाय है। परिषद की बैठक में केंद्र सरकार समेत सभी राज्य सरकारों के वोट का मान एक समान होता है। देखिए, इसमें जो वोट का मान है वो एक समान नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जीएसटी परिषद में जो प्रत्येक डिसीजन उसमें जो प्रेजेंट रहते हैं और जो वोट करते हैं उसका 70% यानी जो 3/4 हो गया उसको ही माना जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका 1/3 माना जाता है, जबकि जो टोटल राज्य हैं उनका 2/3 माना जाता है। जो केंद्र सरकार है उसका 1/3 होता है इसमें, और जो अदर बाकी स्टेट हैं टोटल उनका 2/3 रहता है इसमें। इस तरीके से रहता है, सभी का समान नहीं होता है। आपको इसके बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए, थ्रू आउट चर्चा में रहता है जीएसटी, क्योंकि गवर्नमेंट टाइम टाइम पे बताता है कि लास्ट मंथ से ज़्यादा इस बार जीएसटी का कलेक्शन हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन हुआ है, इस तरीके से वो बताते हैं अभी। और इसको कौन से आर्टिकल के तहत इसका प्रावधान किया गया था जीएसटी काउंसिल का? ये आर्टिकल 279, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसके तहत ही इसको बनाया गया है। आर्टिकल 279A फर्स्ट। ये क्या करता है, जो केंद्र और राज्य सरकार है उससे जो फाइनेंशियल जीएसटी का है उसको देखता है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? केवल सेकंड, ये इनकरेक्ट है। सबका समान शेयर वोटिंग नहीं होता है इसमें। भारत में निर्माणाधीन किस एक्सप्रेस वे पर एशिया का पहला एनिमल ओवरपास बन रहा है? एनिमल ओवरपास ये गडकरी जी बना रहे हैं। देखिए, ये बन रहा है जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, ये बहुत लंबा एक्सप्रेस वे बन रहा है, और इस पे ये बनेगा एनिमल ओवरपास। इसका सी करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्या है कि जगह जगह पे कई जैसे रणथंबोर है, मुकुंदरा हिल्स है, ये जो नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इनके बीच में से गुजरेगा ये नेशनल ये जो एक्सप्रेस वे है। इसलिए जो जानवर हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनके लिए वहाँ पे एक्सप्रेस वे पे ये एनिमल ओवरपास बनाया जाएगा। हाल ही के दिनों में ऑक्कोस समाचार पत्रों की सुर्खियों में था, ये क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, वो है ये। देखिए, ये जो किया है ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका, इन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट किया है। कहाँ, किस लिए किया है? ताकि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें चाइना को काउंटर कर सकें, इसलिए ये बनाया है। और इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर संपन्न कंट्री बनाना।
और इसी के तहत है जो ये जो एग्रीमेंट हुआ है डिफेंस, इसी के तहत ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाने की टेक्नोलॉजी भी दी है अमेरिका ने। हाल ही में किस राज्य में गुप्तकालीन मंदिर के अवशेषों की खोज हुई है? ये अभी रिसेंटली जो ASI है, भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने जो उत्तर प्रदेश में एटा डिस्ट्रिक्ट है उसमें बीलसर गांव है, वहाँ पे इनकी खोज हुई है। ये गुप्त काल के हैं, इसमें मंदिर वगैरह जो स्ट्रक्चर मिले हैं वो मिले हैं गुप्त काल के मंदिर वगैरह के। कुमार गुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के जो उत्तराधिकारी थे उनके शासन के टाइम पे जो कुछ अवशेष थे, ऐसा ASI का मानना है। प्राय चर्चा में रहने वाले G33 समूह का संबंध किससे है? देखिए जो G33 है ये एग्रीकल्चर, ट्रेड, इसमें जो वार्ता में विकासशील देश हैं उनके जो मुद्दे हैं उनका एक मंच है। इसमें एक्चुअल में तो 47 कंट्री है, G33 में 47 देश शामिल है इसमें। इसका करेक्ट आंसर आएगा कृषि वार्ता, व्यापार वार्ता हेतु जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनका संगठन है ये। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार, रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत की शहरी जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 11% है, 11% है, ये सही है। 2011 से 2036 के दौरान भारत में कुल जनसंख्या में 73% वृद्धि के लिए शहरी विकास जिम्मेदार होगा, ये भी सही है। यह भी नीति आयोग की रिपोर्ट में आया है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंतर्गत शहरी क्षेत्र का लगभग 17% हिस्सा शामिल है। ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी रिसेंटली नीति आयोग ने क्या एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें ये डेटा है। वैश्विक इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? देखिए जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है GII, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इस 2021 में भारत 46 नंबर पे रहा है। और ये किस चीज़ का है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? ये जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये इसको जारी करता है, और ये इसका 14th एडिशन था। इसको कौन जारी करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और ये इसका 14th एडिशन था, 2022 में आ रहा है, ये इसका 15th एडिशन होगा। हाल ही में हम्बोल्ट पेंगुइन का जन्म भारत के किस चिड़ियाघर में हुआ है? हम्बोल्ट पेंगुइन, देखिए ये एक बैंडेड ग्रुप के जेनेटिक्स से रिलेटेड है ये, और ये वर्ल्ड में जो यूनिक है उन प्रजातियों में से है, इसलिए चर्चा में है। इसका जो लाइफ लाइन होती है, लाइफ टाइम होता है अप्रोक्सीमेट 20 ईयर होता है। ये चिड़िया की बात हो रही है। इसका भी ये 2 हम्बोल्ट पेंगुइन का जन्म हुआ है। ये कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है, बायखला चिड़ियाघर में। याद रखना, हम्बोल्ट पेंगुइन, बायखला चिड़ियाघर, मुंबई, ये पूछ लिया जाता है। कोकस किलिंग आइलैंड हाल ही में चर्चा में बना हुआ है। ये निम्नलिखित में से किस देश में? कोकस किलिंग आइलैंड कहाँ पे है? देखिए ये जो कोकस किलिंग आइलैंड है ये ऑस्ट्रेलिया में है। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि जो इंडिया का गगनयान मिशन है भारत का, इसके लिए जो ग्राउंड स्टेशन है
वो यहाँ पे लगेगा। ऑस्ट्रेलिया ने ये जो इनका द्वीप है कोकोस किलिंग आइलैंड, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भारत का जो गगनयान मिशन है उसके लिए ग्राउंड स्टेशन स्थापित करेगा, उसके लिए सहायता दे रहा है। सो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन कोकोस किलिंग आइलैंड गगनयान से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है और इस तरीके से पूछा जा सकता है। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस संगठन का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है? मैन एंड बायोस्फीयर ये किस संगठन का है? देखिए, आपको यूनेस्को, IUCN, यूनेप, WWF इनके बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये यूनेस्को का प्रोग्राम है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें भारत के टोटल कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हो गए हैं? अब टोटल यूनेस्को की जो लिस्ट है उसमें भारत के जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो गए हैं वो टोटल 12 हो गए हैं। इसको कब शुरू किया गया था? इसको 1971 में शुरू किया गया था। मैं बात कर रहा हूँ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की। ये यूनेस्को ने 1971 में शुरू किया था। ये एक इंटर गवर्नमेंटल कार्यक्रम है। क्या है? इंटर गवर्नमेंटल कार्यक्रम है। इस साल संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? UN फूड सिस्टम समिट कहाँ पे हुई है इस साल? इस साल जो हुई है ये न्यूयॉर्क में हुई है। इसमें क्या हुआ है कि 2030 तक इसमें जो टारगेट दे रखे हैं SDG में, देखिए SDG नहीं पढ़े अगर आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो आपको पढ़ने चाहिए, अदरवाइज़ ये सब चीज़ें फिर आपको पता नहीं चलेगी। इसलिए सबसे पहले आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2030 का एजेंडा है उनको ज़रूर पढ़िएगा। और इसको हासिल करने के लिए एक डिकेड ऑफ एक्शन के रूप में ये किया गया है, इसका आयोजन किया गया है। डिकेड ऑफ एक्शन ये टर्म काफ़ी चर्चा में रही है, ये इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिकेड ऑफ एक्शन टर्म किससे एसोसिएटेड है? तो ये यूनाइटेड नेशन का जो फूड सिस्टम समिट हुआ है इससे एसोसिएटेड है। हाल ही में विष्णु ओनिक्स समाचार पत्रों की सुर्खियों में था, ये क्या है? देखिए, ये अभी जो जर्मन रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक अननोन प्रजाति है जीवाश्म की, उसकी खोज की है और इसका नाम रखा है विष्णु ओनिक्स नेपच्यून। और ये विष्णु ओनिक्स जो प्रजाति है उसकी यूरोप में इस तरह की प्रजाति के सदस्य की ये पहली खोज है। एशिया अफ्रीका में तो पहले भी इस तरीके के जो विष्णु ओनिक्स प्रजाति है उसके पहले भी मिले हैं, लेकिन यूरोप में ये पहली खोज है, इसलिए चर्चा में है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। समुद्र शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए, अभी रिसेंटली समुद्र शक्ति क्या है, ये बायलैटरल एक्सरसाइज हुआ था, सैन्य अभ्यास। ये कहाँ पे हुआ है? जो सुंडा जलडमरू मध्य है उस इलाके में हुआ था। ये भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है, ये सही है। हाल ही में इसका तीसरा संस्करण पाक जलडमरू मध्य के इलाके में हुआ है। पाक जलडमरू मध्य नहीं, ये हुआ है सुंडा जलडमरू मध्य। सुंडा जो जलडमरू मध्य वहाँ पे हुआ है। सो ये इनकरेक्ट है, ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। और ये क्या है समुद्र शक्ति? समुद्र शक्ति ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में बायलैटरल द्विपक्षीय नौसेनाओं का अभ्यास है। नौसेनाओं का भारत और इंडोनेशिया के बीच में अभ्यास है, जो इसका तीसरा हुआ था अभी ये। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में सोलर डीसी कुकिंग टेक्नोलॉजी का विकास किया है? देखिए, जो सोलर डीसी कुकिंग टेक्नोलॉजी है ये क्या है? एक सौर ऊर्जा पे आधारित कुकिंग सिस्टम है।
सोलर एनर्जी पे बेस्ड कुकिंग सिस्टम है। इसमें क्या है, खाना बनाने के लिए क्लीन एनवायरनमेंट, इन्वर्टरलेस डायरेक्ट ऑपरेशन, फास्ट और एक जैसी हीटिंग, यूनिक और इक्वल हीटिंग, ये इसकी खासियत है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये डी आएगा, केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जिसको आप CMERI के नाम से भी जानते हैं। देखिए, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर टेस्ट मिलते रहेंगे आपको, और कोई भी आपकी क्वेरी है ज़रूर पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वर्ष 2023 के लिए यूनेस्को का वर्ल्ड बुक कैपिटल, विश्व पुस्तक राजधानी किसे घोषित किया गया है? ये 2023 के लिए जो घोषित किया है ये लिस्बन पुर्तगाल को किया गया है। घाना में जो अक्रा है, घाना का जो अक्रा है, इसको मनोनीत किया है विश्व पुस्तक राजधानी के लिए। विश्व पुस्तक दिवस कब आता है? 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक डे मनाया जाता है। जबकि 2023 की बात हो रही है, 2022 के लिए किसको चुना है? 2022 के लिए चुना है मैक्सिको, और मैक्सिको में भी कहाँ पे? गुआडालाजारा, मैक्सिको में है ये गुआडालाजारा, इसको चुना है। ये ध्यान रखना है आपको। रेगुलर करंट और स्टैटिक जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट करवाते रहेंगे जनरल स्टडीज़ के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।